नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। क्या आप आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानते हैं? किन प्रक्रियाओं के तहत अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है? इस अपराध के लिए क्या सजा होती है? अपराधी को जेल में कितने समय के लिए रखा जाता है और जज के सामने कब पेश किया जाता है इत्यादि। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके लिए इनफ है और कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके जितने भी डाउट है आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर, आज वो सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर ले, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं आईपीसी। दोस्तों, आईपीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता को इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड विधान और उर्दू में ताज-ए-हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में बना था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में जज जब सजा सुनाते हैं तो कहते हैं कि ताज-ए-हिंद दफ़ा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता ही होती है, और दफ़ा का मतलब धारा या सेक्शन से होता है। ये धारा या सेक्शन लगातार संख्या को कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं, यानी 511 सेक्शन हैं, और 23 चैप्टर्स है, यानी 23 अध्यायों में बटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 1834 में पहला विधि आयोग फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया था? इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकॉले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरह से लागू किया गया था। यही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा दंडिक संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दंडिक कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। आईपीसी को लागू करने का मुख्य कारण यह था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून को लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और जुर्माने की भी जानकारी देता है। अब बात करते हैं सीआरपीसी। दोस्तों, सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। यह कानून सन 1973 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो मुख्य आपराधिक कानून आईपीसी के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। प्रक्रियाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला, अपराध की जांच यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। दूसरा, संदिग्धों के प्रति बर्ताव यानी ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेक्ट्स। तीसरा, साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया यानी एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस। यह निर्धारित करना कि अपराधी दोषी है या नहीं। आइए कुछ उदाहरण की मदद से आईपीसी और सीआरपीसी का अध्ययन करते हैं। या आपने कभी किसी वाहन को चलाते वक्त या सड़क पर चलते वक्त ध्यान दिया है कि सड़क पर लिखा होता है वाहन को इतनी स्पीड से ज़्यादा ना चलाए। नेशनल हाईवे पर भी वाहन को चलाने की स्पीड के बारे में सड़क पर लिखा होता है, जैसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा या 100 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस स्पीड लिमिट को तोड़ते हैं या इससे ज़्यादा तेज वाहन चलाते हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं। यही आपको बता दें कि आईपीसी का सेक्शन 279 कहता है, अगर आप जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं तो इसके लिए दंड का प्रावधान है, यानी इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, और इसमें 6 महीने का कारावास या 6 महीने की सजा हो। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है? कानून को 2 हिस्सों या सेगमेंट में बांटा गया है। पहला, मौलिक विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ। सेकंड, प्रक्रिया विधि यानी प्रोसीजरल लॉ। मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि को फिर से बांटा गया है सिविल कानून यानी सिविल लॉ और दंडिक कानून यानी क्रिमिनल लॉ। उर्दू में सिविल कानून को दीवानी विधि और दंडिक कानून को फौजदारी विधि कहा जाता है। आईपीसी मौलिक विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी प्रक्रिया यानी प्रोसीजरल लॉ है। आईपीसी और सीआरपीसी कानून क्या कहते हैं? आईपीसी अपराध की परिभाषा करती है और दंड का प्रावधान बताती है, यानी इट डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर इट। यह विभिन्न अपराधों और उनकी सजा की सूचीबद्ध करता है। वहीं सीआरपीसी आपराधिक मामलों के लिए किए गए प्रक्रियाओं के बारे में बताती हैं। इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रियाओं से संबंधित कानून को मजबूत करना है। जाने कौन से अपराधों में कोर्ट के बाहर समझौता हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि अपराध क्या होता है? आइए इसके उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए
सड़क पर 5 लोगों ने किसी आदमी को रोका और डरा धमका के उससे घड़ी, पैसे और चैन इत्यादि सामान ले लिया और अखबार में खबर छपती है कि 5 लोगों ने एक आदमी को सरेआम लूटा। तो क्या ये लूट है? इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए कि दो लोग किसी भी बैंक में रात में घुसते हैं और 2 करोड़ रुपए ताला तोड़कर निकाल लेते हैं और अखबार में छपता है कि 2 लोग ने बैंक में डकैती डाली। तो क्या ये डकैती है? हम आपको बता दें कि ये दोनों खबर गलत छपी हैं। ना तो वह लूट थी और ना ही डकैती। अब ये जानने के लिए कि फिर ये कौन से अपराध हुए, इसके लिए आईपीसी में दिए गए अध्यायों को अध्ययन करना होगा। आईपीसी के अनुसार अगर 5 लोग कहीं मिलकर लूट करते हैं वह डकैती होती है, यानी उन 5 लोगों ने जो उस आदमी को रोककर उससे उसका सामान लिया तो वह डकैती थी। और दूसरे में जो 2 लोग बैंक में घुसे थे, आईपीसी के अनुसार 2 लोग कभी भी डकैती नहीं कर सकते। डकैती करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। किसी को डराना और धमकाना ये डकैती के दौरान किया जाता है। बैंक में 2 लोगों ने रात में पैसे निकाले, इसके लिए उन्होंने किसी को ना तो डराया और ना ही धमकाया, इसलिए ये डकैती ना होकर चोरी है। अगर दिन में ये 2 लोग गार्ड या लोग को डराकर बंदूक की नोक पर पैसे ले जाते तो ये लूट होती, और अगर 5 लोग होते तो डकैती होती। इन सब चीज़ के बारे में, या यूं कहूं कि इन सब की परिभाषाएं आईपीसी में मिलती हैं। अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत 3 साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर किसी घर में या बिल्डिंग में या किसी परिसर में चोरी होती है तो आईपीसी की धारा 380 के तहत 7 साल का कारावास हो सकता है। अब अपराध क्या होता है, क्या सजा होगी, उस अपराध के बारे में आप जान गए होंगे, लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, यानी अपराधी कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, सबूत इकट्ठा करना, जमानत कैसे दी जाएगी, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, आरोपी के अपराध या निर्दोषता का निर्धारित करना, पुलिस के क्या कार्य हैं, वकील और मजिस्ट्रेट के क्या कार्य हैं, गिरफ्तारी के तरीके कैसे होंगे, गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति जेल में कितने दिन रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसको कब उपस्थित करना होगा, इत्यादि तरह की सारी बातें प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। और सीआरपीसी में मिलेगी संक्षेप में या जांच, परीक्षण, जमानत, पूछताछ, गिरफ्तारी आदि के लिए सीआरपीसी पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार पूरी वीडियो की मैं आपको समरी बता देता हूं। आज हमने पढ़ा भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, यानी आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी का मतलब हमने जाना, भारतीय दंड संहिता या आईपीसी देश में लागू सभी आपराधिक गतिविधियों को कवर करने और उनके लिए सजा, गिरफ्तारी से जुड़े कानून का प्रावधान अर्थात मूल आपराधिक कानून को संदर्भित करती हैं। वहीं हमने जाना सीआरपीसी में भारत में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी आपराधिक कानून प्रक्रिया को विनियमित लागू करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे आपराधिक मामले के दौरान पालन किया जाना चाहिए। वहीं हमने जाना आईपीसी का प्रकार। आईपीसी मौलिक विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ है, सीआरपीसी प्रक्रिया विधि यानी प्रोसीजरल लॉ है। वहीं हमने जाना आईपीसी का उद्देश्य। आईपीसी का उद्देश्य ये है कि आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारत में एक तरह का पीनल कोड लागू किया जा सके ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो सके। वहीं सीआरपीसी का उद्देश्य था कि दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करने के लिए। आईपीसी का कार्य जाना हमने। आईपीसी का कार्य होता है विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को सूचीबद्ध करता है। सीआरपीसी का कार्य होता है आपराधिक मामलों में विभिन्न प्रकार की ली गई प्रक्रिया के बारे में बताता है। तो अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि आईपीसी आपराधिक अपराध को दंड के साथ परिभाषित करता है और सीआरपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि प्रक्रिया विधि है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं।